अध्याय 371 रक्त नदी। वह एक्सकैलिबर जो खुद फट गया और अपने मालिक को घायल कर दिया। ब्रोक के पूछने से पहले ही चेन रुई, जो दूसरी तरफ था, खड़ा हो चुका था। चेन रुई की तलवार जैसी हथेली पर एक हल्की सी रोशनी हवा में फैल गई। ब्रोक ने सहज ही अदृश्य तीक्ष्ण चीख के खतरे को भांप लिया। इस समय उसके शरीर की शक्ति और भी कमजोर होती दिख रही थी। एक जोरदार चीख के साथ उसकी नीली पुतलियां काली हो गईं। रोकने वाली तेज रोशनी अचानक मंद पड़ गई और रोकने की शक्ति बहुत कम हो गई। ब्रोक, जो मुश्किल से हिलने डुलने की क्षमता वापस पा रहा था, ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी हथेलियां फैलीं, काली धुंध का एक गुबार दिखाई दिया। यहां तक कि उसने आभा ब्लेड की अदृश्य तलवार क्यूई को भी पूरी तरह से निगल लिया। जब ब्रोक अपनी सबसे कमजोरी पर था, जहां उसकी पुरानी शक्ति समाप्त हो चुकी थी और नई शक्ति अभी उभरनी बाकी थी, तभी ब्रोक के पीछे अचानक एक धुएं जैसी छाया प्रकट हुई। ब्रोक अचानक सतर्क हो गया। अगर यह सामान्य समय होता तो ब्रोक समय पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम होता, भले ही प्रतिद्वंद्वी बहुत तेज हो, लेकिन इस समय उसकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। इसलिए उसका शरीर उसके मन की प्रतिक्रिया के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ था। खास तौर पर इस छाया ने उस महत्वपूर्ण क्षण पर हमला किया जब वह संयम से बाहर निकलकर आभा ब्लेड को हल कर रहा था। समय बिल्कुल सटीक था। जीवन और मृत्यु के मोड़ पर ब्रोक की क्षमता आखिरकार उजागर हुई। जब उसके शरीर पर एक तेज जानलेवा आभा छाई तो उसने समय रहते खुद को बचा लिया, लेकिन उसके सीने में दर्द महसूस हुआ। उसके दाहिने फेफड़े के लोब में किसी धारदार हथियार से छेद कर दिया गया था। एक दानव अधिपति का शरीर वास्तव में इस प्रहार का सामना नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था मानो किसी भयानक जानवर ने घाव को चीर दिया हो। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि एक तेज शक्ति उसके शरीर में घुस गई और इनक्यूबस की आंख की शक्ति को तेजी से नष्ट करने लगी, मानो वह उसकी स्वाभाविक शत्रु हो। क्षति इतनी भयंकर थी कि ब्रोक जोर से दहाड़ा। दानव सम्राट के शिखर की शक्ति फूट पड़ी और उसके शरीर के अंदर की प्रचंड शक्ति को पूरी तरह निगल लिया। उसने तेजी से अपना हाथ पीछे की ओर हिलाया। उसके पीछे खड़ी आकृति ने एक खुली पतंग की तरह उड़ने से पहले घुरघुराहट की। इज़ाबेला, ब्रोक ने पहले ही छिपे हुए हमले की छाया देख ली थी। वह गुस्से से दहाड़ा। जब वह उसका पीछा करने ही वाला था तो उसने महसूस किया कि उसका शरीर डूब रहा है और उसका वजन अचानक 10 गुना बढ़ गया। उसकी हरकतें धीमी पड़ गईं। साथ ही उसके चारों ओर बिखरी हुई तेज रोशनी रंग बिरंगी रोशनियों में बदल गई, जिससे उसका शरीर भारी हो गया। अजीब बात यह थी कि जादूगर चार्ल्स को छोड़ दे तो इसाबेला पर कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ तक कि पृथ्वी पर प्रभुत्व की प्रतिभा वाला बील्ज़ेबब शाही परिवार भी शायद इस गुरुत्व को इतनी सटीकता से नियंत्रित नहीं कर पाता। इसाबेला ने सचमुच एक नया सूट पहन लिया। ये बस लड़ाई के लिए एक टाइट सूट था। अभी अभी ब्रोक के जोरदार पलटवार ने उसे घायल किया था, इसलिए उसकी चोट मामूली नहीं थी। उसके मुंह के कोने खून से भरे थे और उसका चेहरा बुरी तरह पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी हरी आंखों से अभी भी जानलेवा इरादे झलक रहे थे। उसके हाथ में एक खंजर था। ये चेन रुई द्वारा दिया गया एक प्रसिद्ध हथियार सीयरिंग शैडो था। इज़ाबेला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संगठन को धोखा देने की? क्या तुम्हें श्राप से मिट जाने का डर नहीं है? मैंने संगठन को धोखा नहीं दिया, मैं तो बस तुम्हें मारना चाहती हूँ। यह विश्वासघात से अलग है। तुम कौन होती हो इस पूरे रक्तपात का प्रतिनिधित्व करने वाली? इसाबेला ने खून थूकते हुए व्यंग्य किया। और हाँ, मैं आज यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाली। चाहे कोई भी श्राप हो या जहर का क्षरण, मुझे सच में इसकी परवाह नहीं है। ब्रोक ने अपने शरीर में तेजी से कम होती जा रही शक्ति को दबाने की पूरी कोशिश की। उसे लगा कि इस जहर से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। इसे गुप्त तरीकों से भी नहीं हटाया जा सकता। उसने दांत पीसते हुए कहा, कुतिया, ये कैसा जहर इस्तेमाल किया है? 3 तरह के। गाड़ी में तुम्हें जो फूलों की खुशबू आती है, मेरे शरीर पर जो खुशबू आती है, और आंगन में जो खास ड्रैगन धूप बत्ती है। एक तो कुछ भी नहीं, लेकिन जब सब मिल जाए तो शायद दानव अधिपति भी इस विष से अछूते न रह पाएं। चिंता मत करो, ये सिर्फ तुम्हारी ताकत कमजोर करेगा। ये जानलेवा नहीं है। एक बार मेरी शक्ति बहुत कम हो जाए तो वह मुझे अपनी मर्जी से मार सकती है। हम दोनों की नफरत के साथ शायद यह एक दुखद मौत होगी। ये घातक नहीं से भी ज्यादा भयानक होगी। ब्रोक जानता था कि इसाबेला किस बात का बदला ले रही है। उसके सौतेले भाई को उसने इनक्यूबस की आंख से तड़पा तड़पा कर मार डाला था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि चार्ल्स इसाबेला की मदद क्यों करेगा। उसने इतना बड़ा प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। क्या ये नाजायज इंसान राजकुमार वो सारी चीज़ें वापस नहीं लेना चाहता जो उसकी होनी चाहिए? क्या वह इस पागल औरत के लिए बस बेवकूफ़ी कर रहा है? क्यों? ब्रोक ने चेन रुई से चिल्लाकर पूछा, क्योंकि वह अपने शरीर में विषाक्त पदार्थों को घोलने के लिए अपनी ताकत जुटा रहा था। क्योंकि इसाबेला सही कह रही है, तुम पूरे ब्लडफॉल का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। तुम्हारे संगठन ने मुझसे एक से ज्यादा बार संपर्क किया है। चेन रुई के दिमाग में एक चतुर विचार आया।
उसने जानबूझकर इसाबेला के शब्दों का इस्तेमाल करके यह बात कही ताकि ब्रोक के काम में दखल दे सके। इस जवाब ने ब्रोक को सचमुच चौंका दिया। मेरे आने से पहले ही ब्लडफॉल इस इंसान के संपर्क में आ चुका था। कौन था वो? ब्लडफॉल का अंदरूनी हिस्सा एकरूप नहीं है। कई गुट एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन रहस्यमय ब्लडफॉल राजा के हितों और दबाव के कारण वे शायद ही कभी एक दूसरे से खुलकर लड़ते हैं। फिर भी अभी भी कई गुप्त हमले हो रहे हैं। असग्लोर और मनु सहयोगी हैं, जबकि क्रिस्टल ड्रैगन थोड़ा दूर है। चूंकि मनु अब मर चुका है, इसलिए ऐसे लोग जरूर होंगे जो मेरे वर्तमान पद से ईर्ष्या या लालच करते होंगे। जैसे ही ब्रोक के विचार तेजी से घूम रहे थे, चेन रुई ने तुरंत उस शक्ति को प्रवाहित कर दिया जो अभी अभी पूरी तरह से चार्ज हो गई थी। अचानक अजीबोगरीब दृश्य दिखाई दिए। आकाश उदास हो गया। उसके हृदय में एक अवसाद की भावना उमड़ पड़ी और उसके सामने की हर चीज, यहाँ तक कि उसकी शक्ति भी, बूढ़ी और क्षीण होने लगी। ब्रोक को एक पल में ऐसा भ्रम हुआ मानो वह अचानक कई 100 साल बूढ़ा हो गया हो। इलाका, इस महाशक्ति की नज़र में, जो एक दानव अधिपति के बेहद करीब था, इस क्षेत्र की शक्ति मात्रा के लिहाज से कोई खास मायने नहीं रखती थी। हालांकि गुणवत्ता के लिहाज से यह उसके इनक्यूबस क्षेत्र से थोड़ा आगे निकल गई। यह एक दानव अधिपति के असली क्षेत्र के ज्यादा करीब था। यह एक मानव दानव सम्राट है। ये वाकई अनोखा है। बस इस तरह की शक्ति अभी भी बहुत कमजोर है। ये दानव क्षेत्र के किसी भी औसत दानव सम्राट से भी कमतर है। चारों ओर की सड़न और बुढ़ापे की तुलना में इसाबेला का शरीर अचानक काली रोशनी से चमक उठा। वह जीवन शक्ति से भरपूर थी। उसकी चोट मानो एक साथ ठीक हो गई और उसकी पूरी हालत दोगुनी हो गई। ब्रोक को एक भ्रम हुआ। ये कुछ असमोस शाही परिवार जैसा ही था। निर्वाण की शक्ति, असंभव। निर्वाण की शक्ति का इस तरह उपयोग नहीं किया जाता। यह मनुष्यों की प्रकाश तत्व शक्ति होनी चाहिए। इसाबेला की बाईं पुतली सुनहरी हो गई थी। बेल्फेगोर राजपरिवार की फ्लैश प्रतिभा, जो दानव क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ थी, सक्रिय हो गई थी। उसकी गति A+ तक पहुंच गई थी। वह एक पल में ब्रोक के सामने प्रकट हो गई। उसके हाथ में जलती हुई आत्मा असंख्य प्रेत बन गई जिसने ब्रोक को एक विशाल जाल की तरह ढक लिया। ब्रोक की पुतलियां काली रोशनी से भरी थीं। उसके शरीर पर एक हल्की चटकने की आवाज आ रही थी। उसने चेन रुई के क्षेत्र की उम्रदराज और क्षयकारी शक्ति को तोड़ दिया था। हालांकि चूंकि उसकी शक्ति उस विचित्र जहर के मिश्रण से बहुत कमजोर हो गई थी, इसलिए इस तरह की जबरदस्ती से आज़ाद होने की कोशिश ने उस पर गहरा असर डाला था। उसकी अंदरूनी चोटें और भी गंभीर थीं। रक्त नदी लंबी तलवार जो ब्रोक आमतौर पर इस्तेमाल करता था, उसके हाथों में दिखाई दी। ये लहराते समय एक मजबूत खूनी क्यूई को उजागर कर रही थी। इसाबेला द्वारा बनाया गया मायावी विशाल जाल धीरे धीरे खून से पिघल रहा था। दोनों के बीच कई बार लड़ाई हुई और अचानक अलग हो गए। ब्रोक के चेहरे और गर्दन पर कुछ और भयानक घाव थे। ये कल्पना करना मुश्किल था कि ये किसी छोटे खंजर से हुए थे। इसाबेला ने एक हाथ से अपने पेट को कसकर धंक लिया, जहां से बहुत सारा खून बह रहा था। चेन रुई के क्षेत्र में जबरदस्ती से सेंध लगने के बाद उसे लगा कि उसकी आत्मिक शक्ति में किसी तरह का प्रतिक्षेप हुआ है। उसके शरीर में मौजूद स्टार पावर पीछे की ओर बहने लगी। कुछ देर के लिए उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। इसकी मुख्य वजह यह थी कि उसकी शक्ति वास्तव में दानव सम्राट के स्तर तक नहीं पहुंच पाई थी। ब्रोक इसाबेला को छोड़कर चेन रुई की ओर दौड़ा। आज उसका मकसद इसाबेला से जबरदस्त लड़ाई करना नहीं था, बल्कि उस इंसान से लड़ना था जिसने काली औषधि के संसाधनों में महारत हासिल कर ली थी। जब तक उस इंसान का इलाका और जादुई दखलंदाजी न हो, इसाबेला को मारना ज्यादा आसान होगा। चेन रुई ने उसका इरादा भांप लिया और तुरंत दूर चला गया। जैसे ही ब्रोक उसे पकड़ने ही वाला था, इसाबेला, जिसने फ्लैश छोड़ा था, फिर से दौड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था कि यह बचाव छोड़कर लड़ने का एक पूरी तरह से हताश तरीका था। जब ब्रोक गुस्से से चिल्लाया तो उसके शरीर से ढेर सारा काला धुआं निकला और तेजी से फैल गया। पूरा क्षेत्र इस अजीब धुएं से घिरा हुआ सा लग रहा था। ब्रोक का वर्तमान इनक्यूबस क्षेत्र किसी भी भौतिक वस्तु या अमूर्त अवस्था में परिवर्तित हो सकता था जिसे शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त न किया जा सके। इसमें मांस और रक्त को निगलकर उन्हें अपनी शक्ति में बदलने की भी क्षमता थी। इन दोनों दुश्मनों से निपटना बिल्कुल आसान था। जब इसाबेला का खंजर ब्रोक के शरीर में घुसा तो उसका शरीर काले धुएं में बदल गया और बिखर गया। धुआं असल में उसकी ओर बढ़ रहा था। इसाबेला को वास्तविक युद्ध का बहुत अच्छा अनुभव था। उसके खंजर की नोक से बवंडर की लहरें उठतीं, जो उस काले धुएं को उड़ाने की कोशिश करतीं। हालांकि काला धुआं छटने के बाद उसने तेजी से उसे फिर से घेर लिया। बवंडर की शक्ति कम होती जा रही थी, मानो उसे निगल लिया गया हो। वह पल भर में गायब हो गया। इस क्षण हवा में फैले काले धुएं में अचानक एक अजीब सा परिवर्तन हुआ। अलग अलग आकार के गोले एक अजीब लय के साथ धीरे धीरे घूमते हुए दिखाई देने लगे। काले धुएं की सांसें फूल रही थीं। उस अमूर्त रूप को बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। ब्रोक की आकृति फिर से धुंधली सी दिखाई दी।
इस समय ब्रोक का आश्चर्य शब्दों से परे था। इस मानव के पास एक से ज्यादा क्षेत्र शक्तियां हैं। साथ ही यह अजीब क्षेत्र वास्तव में मेरी शक्ति को लगभग आधा कर देता है। सैद्धांतिक रूप से अगर वह मेरे क्षेत्र में सीधे अपने क्षेत्र का उपयोग करना चाहता है तो उसके पास कम से कम बराबर की ताकत होनी चाहिए। फिर भी कुछ हद तक हस्तक्षेप होगा या प्रतिक्षेप भी होगा, इसलिए इसाबेला ने अपने क्षेत्र का जबरदस्ती उपयोग नहीं किया। समस्या यह है कि यह मानव मुझसे बहुत कमजोर है, लेकिन वह मेरे इनक्यूबस क्षेत्र में इस अजीब क्षेत्र शक्ति का उपयोग बिना प्रभावित हुए कर सकता है। सटीक रूप से कहें तो ये वास्तव में कोई क्षेत्र नहीं था, बल्कि सुपर सिस्टम का कौशल था। इसाबेला भी मन ही मन हैरान थी। चार्ल्स की ताकत अप्रत्याशित है। कोई आश्चर्य नहीं कि लॉर्डन जैसे चंद लोग ही नहीं, बल्कि लिंकन परिवार के मुखिया सार्त्र भी उसके हाथों हार गए। आज भी इस इंसान का नाम सुनते ही उनमें एक छिपा हुआ डर उभर आता था। ये सोचते हुए इसाबेला ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बाईं आंख की सुनहरी रोशनी में एक विनाशकारी चमकदार किरण फूटी और पहले से ही बेहद कमजोर ब्रोक पर वार किया। ये हमला करने का तरीका बिल्कुल बुरी नज़र जैसा ही था। ऐसा लग रहा था कि उसने सचमुच ट्रेवेंट के भूमिगत खंडहरों में प्रशिक्षण लिया था। ये बुराई को नष्ट करने की शक्ति होनी चाहिए जिसमें एक आजीवन साथी जानवर की शक्ति का संयोजन हो। ब्रोक अपना अमूर्त रूप धारण नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने बस अपना असली शरीर दिखाया। उसके हाथ से रक्तिम प्रकाश निकल रहा था। उसने अपनी रहस्यमयी शक्ति के गुप्त कौशल से लंबी तलवार का कौशल रक्तपिपासु प्रक्षेपित किया था। समृद्ध रक्त की हुई सुनहरी किरण में एक सर्पाकार शरीर की तरह उलझी हुई थी। केवल गति के मामले में इसाबेला को वर्तमान ब्रोक से आगे निकल जाना चाहिए था, लेकिन प्रारंभिक अवस्था के दानव सम्राट की तुलना में उसकी समग्र शक्ति बहुत कम थी, इसलिए वह पलक झपकते ही हार गई। रक्तिम की हुई स्वर्णिम किरण के साथ तेजी से घूम गई। रक्त नदी की तलवार की हुई आत्मा को नष्ट कर सकती थी। बुरी आंख पर इसका विशेष निरोधक प्रभाव था। इसाबेला थकी हुई लग रही थी। वह उस समय स्वर्णिम किरण को वापस नहीं ले पा रही थी, इसलिए वह केवल क्षति सह सकती थी। उसके पेट के घाव पर खून के धब्बे फिर से फैलने लगे। जब ब्रोक रक्त क्यूई को नियंत्रित कर रहा था, तभी इसाबेला के सामने चार्ल्स की आकृति प्रकट हुई। उसने वास्तव में उस अमूर्त रक्त क्यूई को पकड़ लिया। आत्मा को नष्ट करने वाली तलवार की ऊर्जा इस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते ही बिना किसी निशान के गायब हो गई। इसाबेला आखिरकार अपनी सुनहरी किरण को वापस खींचने में कामयाब रही। वह कुछ कदम पीछे हट गई। उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। चेन रूई पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ा। एक बड़ा जोखिम उठाकर उसने खूनी क्यूई की भौतिक सत्ता रक्त नदी को पकड़ लिया। उसके हाथ में एक अजीब सी शक्ति थी जिससे लंबी तलवार थोड़ी कांप उठी। जैसे ही ब्रोक की कलाई मुड़ी, तीखी तलवार ने अचानक चेन रूई के हाथ को काट दिया और उसमें से खून बहने लगा। वह अब रक्त नदी को मजबूती से पकड़ नहीं पा रहा था। उसने इसाबेला के पास लौटने के लिए टेलीपोर्टेशन शुरू किया और उसे तेजी से वापस खींच लिया। ब्रोक की लंबी तलवार फड़फड़ाई क्योंकि उसने एक बड़ा कदम उठाने के लिए बची हुई शक्ति इकट्ठा की। हालांकि ब्लड रिवर की तलवार का शरीर बुरी तरह हिल गया और अचानक फट गया। यह अचानक हुई घटना ब्रोक के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित थी। इसका मतलब था कि ब्रोक, जो अचानक से चौंक गया था, ने ब्लड रिवर पर अपने द्वारा लगाए गए बल को, साथ ही इस अर्ध पौराणिक श्रेणी के आत्मविनाश बल को भी सीधे झेला। फटते हुए ब्लेड अंदर घुस आए। ब्रोक अचानक खून से लथपथ हो गया। अचानक हुए झटके से उसका पूरा शरीर लगभग अपनी सामान्य प्रतिक्रिया खो बैठा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी सबसे पसंदीदा तलवार, जिसका वह सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता था, अपने आप फट जाएगी। इसाबेला को लगा कि उसने गलत समझा। ब्रोक अभी अभी साफ तौर पर एक बेहद हिंसक प्रहार कर रहा था। आखिर इस बड़े कदम ने इतनी दुखद स्थिति कैसे पैदा कर दी? अगर कोई ऐसी निश्चित तकनीक भी हो जो दूसरों और खुद को चोट पहुंचाती हो, तो उसे इतना बड़ा चढ़ाकर पेश करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, बहुत मुमकिन है कि चार्ल्स ने अभी अभी कोई गुप्त हुनर दिखाया हो। इस इंसान के रहस्यमयी युद्ध के तरीके अनगिनत हैं। दरअसल इसाबेला आधी ही सही थी। ये चेन रूई का तरीका था, लेकिन ये बहुत पहले बोया गया एक बीज था। रक्त नदी की मूल विशेषताएं थीं हमले की गति बढ़ाना, जल तत्व की जादुई शक्ति को बढ़ाना तथा दुश्मन की जीवन शक्ति को निगलकर उसे अपनी शारीरिक शक्ति में परिवर्तित करना। क्रिस्टल वैली में मास्टर आर्थर द्वारा इसे संशोधित किए जाने के बाद इसकी विशेषताएं थीं हमले की गति में वृद्धि, जल तत्व की जादुई शक्ति में 40% की वृद्धि, दुश्मन की जीवन शक्ति को निगलना और इसे अपनी शारीरिक शक्ति में परिवर्तित करना, रक्तपिपासु जोड़ना जो हमले को 20% बढ़ाता है और रक्षा को 1% कमजोर करता है, और दिन में एक बार सीमित उपयोग। ऐसा लग रहा था कि उपकरण के गुणों में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन चेन रूई की वृद्धि रक्त नदी के जीवन को ज्यादा खींचने की कीमत पर हुई। संशोधित होने के बाद वर्तमान रक्त नदी पहले से ही क्षतिग्रस्त थी। चेन रूई ने जानबूझकर अपने ही खून से पहले से लगाए गए टाइम बम को सक्रिय कर दिया।
इसलिए बेचारी रक्त नदी तुरंत फट गई। अपने स्वामी को गंभीर रूप से घायल करने के बाद उसने आधिकारिक तौर पर अपने जीवन के अंत की घोषणा कर दी। धड़कते दर्द, गंभीर चोट और रक्त नदी के बदलावों ने ब्रोक को इतना क्रोधित कर दिया कि वह लगभग पागल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस बार फॉलन एंजल की राजधानी में आत्मविश्वास के साथ आया था, लेकिन उसे इतनी निराशाजनक असफलता का सामना करना पड़ेगा। एक गर्जना के साथ इनक्यूबस क्षेत्र में अवशोषित दानव अधिपति की मांस और रक्त शक्ति पूरी तरह से फूट पड़ी। उसके शरीर के सभी टुकड़े उड़कर बाहर निकल आए। उनसे काले रक्त की धारें निकलीं। अजीब जहर से मिश्रित विषाक्त पदार्थ भी तुरंत निकल गए। हालांकि शक्ति का ये बल प्रयोग, जो पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुआ था, भविष्य में अत्यंत तीव्र प्रतिक्षेप का कारण बनेगा, लेकिन ब्रोक अब इतनी चिंता नहीं कर सकता था। अगर उसने आज अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया तो शायद वह इस आसान काम में बुरी तरह विफल होकर यहीं मर जाएगा। मैं तो कहूंगा कि ऐसी विकट परिस्थिति में ब्रोक और भी ज्यादा खतरनाक था। चेन रूई उससे कैसे निपटेगी? क्या उसकी शक्ति फिर से एक नए स्तर पर पहुंच पाएगी? चेन रूई हैरान रह गया, क्योंकि विश्लेषणात्मक नजरों में ब्रोक का व्यापक शक्ति मूल्यांकन निर्धारित करने में असमर्थ तक पहुंच गया था। मेरे पिछले संपर्कों और इसाबेला की जानकारी के आधार पर ब्रोक की शक्ति दानव सम्राट के शिखर के बराबर है। दानव अधिपति के स्तर से अभी भी काफी अंतर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह दानव अधिपति तक पहुंच गया होगा। हालांकि चेन रूई की हत्या थोड़ी जोखिम भरी थी, फिर भी वह पूरी तरह आश्वस्त था। अब जबकि अंत लगभग आ गया था, ब्रोक की असली ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। लगता है कि हत्या की योजना का एक हिस्सा पहले से ही पूरा होना चाहिए। अगर योजना का एक हिस्सा भी नाकाम हो जाए तो भी मुझे इस कमबख्त दुश्मन को मारना ही होगा। चेन रूई ने मन बना लिया था कि उसके हाथ में अखरोट के आकार की एक चीज आ गई। वह ज़ेरे थी। ज़ेरे की शक्ति बहुत भयानक थी। शुरुआत में उसने गुप्त जेल से भागने के लिए एक का इस्तेमाल किया था। अब केवल 2 ही बचे थे। अगर ब्रोक सचमुच दानव अधिपति स्तर तक पहुंच भी जाता तो अगर वह नहीं मरा तो उसे गंभीर चोट लग सकती थी। हालांकि ज़ेरे को अपनी सबसे मजबूत शक्ति का प्रयोग करने के लिए ऊपर एक एक करके ड्रैगन शिलालेख को सक्रिय करने के लिए समय की आवश्यकता थी। चेन रूई ज़ेरे के शिलालेख को सक्रिय करने से पहले ही ब्रोक की आकृति उसके सामने प्रकट हो गई। चेन रूई अब टेलीपोर्टेशन शुरू नहीं कर सकता था, इसलिए उसने तुरंत सुरक्षा कवच का इस्तेमाल किया। ब्रोक ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। उसने ढाल को चकनाचूर कर दिया। हालांकि जब उसने चार्ल्स तारा क्षेत्र को दबाने के लिए शुद्ध शक्ति का इस्तेमाल करना चाहा, जिसमें एक शक्तिशाली कमजोर करने वाली शक्ति थी, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सुपर सिस्टम का कौशल सभी नियमों को पार करने में सक्षम लग रहा था। इसाबेला, चेन रूई चिल्लाया। फिलहाल उसे ज़ेरे के शिलालेख को सक्रिय करने के लिए ब्रोक को पकड़ने के लिए किसी की सख्त जरूरत थी। इसाबेला ने यह भी देखा कि ब्रोक की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। चेन रूई की चीख सुनकर उसने अपने दांत भींच लिए। उसकी बाईं आंख से ही नहीं, बल्कि उसकी दाहिनी आंख से भी हल्की सी सुनहरी किरण निकल रही थी। अगर उसकी पुतली को बड़ा किया जाए तो उसकी दाहिनी आंख में एक राक्षसी आंख की धुंधली सी छवि दिखाई दे सकती थी। जब ब्रोक ने चेन रूई को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उसके सिर में अचानक दर्द हुआ। उसे एक शक्तिशाली आत्मिक शक्ति का झटका लगा था। इसाबेला ने बुरी नज़र की शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे भेदी रक्षा की प्रतिभा सक्रिय हो गई। ब्रोक ने दर्द से अपना सिर ढक लिया और कुछ कदम पीछे हट गया। इसाबेला के हाथों में जलाने वाली आत्मा प्रकाश की एक धारा बन गई जो ब्रोक के हृदय की ओर बढ़ रही थी। ब्रोक ने अनजाने में अपना हाथ हिलाया और एक बर्फ की ढाल प्रकट हुई। हालांकि सीयरिंग सोल की तीव्रता कल्पना से भी परे थी। उसने न सिर्फ बर्फ की ढाल को भेद दिया, बल्कि उसकी हथेली पर कील से जड़कर हड्डी से बाहर निकल आई। ब्रोक चीखा, लेकिन दर्द के कारण वह आत्मा के प्रभाव से तुरंत मुक्त हो गया। जैसे ही उसने अपना सिर तेजी से उठाया, उसकी काली पुतलियां फड़क उठीं। इसाबेला कराह उठी और जमीन पर गिरने से पहले उछलकर बाहर आ गई। संयोग से वह चेन रूई के पास गिरी, जो ब्रोक से कुछ ही दूरी पर था। हालांकि उसकी दाहिनी आंख अब खुल नहीं पा रही थी और उसकी आंख के कोने से खून बह रहा था। बराबर ताकत होने पर इनक्यूबस की आंख और बुरी आंख का मेल होना चाहिए। यह अफसोस की बात थी कि इसाबेला की शक्ति ब्रोक से बहुत दूर थी। हालांकि बुरी नज़र की शक्ति में वृद्धि और समलन था, इनक्यूबस की आंख के पलटवार में उसकी आत्मिक शक्ति पहले ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। चेन रूई ने इसाबेला को पकड़ा और आंगन वाले घर की ओर तेजी से भागा। ब्रोक जानता था कि वह बेमतलब भाग रहा है। उसने एक क्रूर नज़र दिखाए। जैसे ही वह पीछा करने वाला था, अचानक उसके दिल में संकट की एक प्रबल भावना जाग उठी। अपनी वर्तमान स्थिति में भी संकट की उसकी भावना अभी भी प्रबल थी, क्योंकि वह दानव अधिपति के प्रारंभिक चरण में पहुंच चुका था। एक चमकदार सफ़ेद रोशनी आसमान पर छा गई। एक पल में मानो देखने और सुनने की इंद्रियां एक साथ ही काम करना बंद कर चुकी हों। इसके तुरंत बाद पूरे दक्षिणी उपनगरों में कंपन महसूस किया गया।
हालांकि चेन रूई ने इस 7वें आंगन में, जब यह इन दिनों बुक था, तरह तरह की कैदखाने और जादुई घेरे बनाए थे, लेकिन ये गुप्त जेल की 13वीं जेल तो नहीं थी। पूरा 7वां आंगन जमींदोज हो गया था। लीज़ो मून इन उस जबरदस्त भूकंप में ऐसे कांप रहा था मानो दुनिया खत्म होने वाली हो। भूकंप के झटके से कई लोग घायल हो गए। कई अनजान मेहमान डर के मारे आंगन से भाग गए। जैसे ही धुआं छटा, चेन रूई और इसाबेला जिस घर में थे वह लगभग बर्बाद ही रह गया, लेकिन उन दोनों को ज्यादा चोट नहीं आई। जेल 13 के सबक के साथ चेन रूई ने इन दिनों घर में अवशोषण और सुदृढ़ीकरण जैसे कई शिलालेख पहले ही स्थापित कर दिए थे। वे आखिरकार खतरे से बच निकले थे। इसाबेला, जो गंभीर रूप से घायल थी, जमीन पर पड़ी थी। उसने हैरानी से पूरी तरह से नष्ट हो चुके 7वें आंगन को देखा। अभी भी कांपती जमीन ऐसे संकेत दे रही थी मानो पूरा पहाड़ किसी भी क्षण ढह जाएगा। कितनी भयानक शक्ति! कोई आश्चर्य नहीं कि चार्ल्स ने जेल 13 को ही बर्बाद कर दिया। इस समय चेन रूई के हाव भाव बदल गए। उसने अचानक सिर उठाया तो देखा कि हवा में बिखरा काला धुआं तेजी से एक मानव रूप में संघनित हो रहा था और ब्रोक की आकृति दिखाई दे रही थी। क्या इतने शक्तिशाली विस्फोट से ब्रोक की मौत नहीं हुई? ब्रोक का वर्तमान रूप बहुत डरावना था। उसका चेहरा न केवल भयानक और विकृत था, बल्कि पहचान में भी नहीं आ रहा था। उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा था। कई जगहों पर हड्डियां भी दिखाई दे रही थीं। अगर इनक्यूबस क्षेत्र न होता, जहां वह एक अमूर्त अवस्था में बदल सकता था जिससे क्षति बहुत कम हो जाती थी, और साथ ही मनु की दानव अधिपति शक्ति का उपयोग उसकी रक्षा के लिए न होता, तो वह टुकड़े टुकड़े हो जाता। इसके बावजूद जेरे ने लगभग घातक और गंभीर घाव पहुंचाए। खासकर इनक्यूबस क्षेत्र में अवशोषित न हुई मनु की शक्ति का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए किया गया था। ये ब्रोक के पूरे शरीर पर फैल गई थी। इसका मतलब था कि वह भविष्य में इस दानव अधिपति स्तर की मांस रक्त शक्ति को अवशोषित नहीं कर पाएगा। वह केवल अपने कदम दर कदम प्रयासों पर ईमानदारी से भरोसा करके ही दानव अधिपति के दायरे में कदम रख सकता था। मर जाओ, ब्रोक ने दांत पीसकर अपने कर्कश गले से चिल्लाकर कहा। आसपास की हवा मानो किसी बर्फीली शक्ति से जम गई हो। वह मकड़ी के जाले से ढकी हुई थी जिससे चेन रूई और इसाबेला क्षण भर के लिए हिल भी नहीं पा रहे थे। यही मनु की मूल शक्ति थी। अगर ब्रोक इसका इस्तेमाल न भी करे तो भी समय आने पर यह लुप्त हो जाएगी। ब्रोक ने जो खंजर छीना था, सीरिंग सोल की रोशनी उसके हाथों से चमक रही थी। बर्फीले वातावरण में वह बिजली की तरह उड़ गया। यह इसाबेला पर नहीं, बल्कि सबसे नफरत करने वाले चेन रूई पर निशाना साधा गया था। यह इंसान बहुत नफरत भरा है। इसने मुझे बहुत बुरी तरह घायल किया है। मनु से जो शक्ति मुझे बमुश्किल मिली थी, वह भी खत्म हो गई है। इसे सचमुच मर जाना चाहिए। मुझे इसे मारना ही होगा। जहां तक सहयोग और काली औषधियों की बात है, भाड़ में जाए। इसके अलावा यदि अभी जिस विधि का प्रयोग किया गया उसे पुनः प्रयोग किया गया, तो मनु की शक्ति के संरक्षण के साथ भी उसका विरोध करना कठिन होगा। दानव अधिपति की शक्ति से युक्त उस भयानक हत्यारे का सामना करते हुए चेन रूई, जो उस क्षेत्र से बंधा हुआ था, के पास बचने का समय नहीं था। उसने सहज ही महसूस किया कि अगर यह प्रहार उस पर पड़ा तो भले ही उसका शरीर विशेष हो और उसकी मृत्यु न हुई हो, उसका शरीर भयानक और कंपकंपा देने वाली बर्फ की शक्ति से बिखर जाएगा। डार्क विल का इस्तेमाल ऐसे मौकों पर नहीं किया जा सकता जिनमें क्षेत्रीय शक्ति शामिल हो। इसे ब्रोक ने साइलेंट नाइट वेटलैंड में तोड़ा था, इसलिए मैं सिर्फ डेमोनिक फ्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकता हूं, जो गॉड ईटिंग मास्क का एक ऐसा हुनर है जो दिन में एक बार ही इस्तेमाल होता है। या मैं इसे रोकने के लिए डेमन शील्ड का इस्तेमाल कर सकता हूं। हालांकि इससे चार्ल्स की पहचान आर्थर के रूप में उजागर हो जाएगी और योजना भी प्रभावित होगी, लेकिन अब ये जिंदगी मरण का सवाल है, इसलिए मैं इसकी परवाह नहीं कर सकता। तभी अचानक एक आकृति जमीन से उछली और चेन रूई को ढक लिया। दानव अधिपति की शक्ति से युक्त खंजर उस आकृति की पीठ पर मजबूती से जड़ दिया गया। इसाबेला, उसे पता नहीं कहां से इतनी ताकत आ गई कि वह मकड़ी के जाले से आज़ाद हो गई और चेन रूई के लिए जानलेवा वार झेल लिया। उसकी छाती में छेद करने के बाद खंजर उसके शरीर से बाहर निकलकर चेन रूई की छाती में धंस गया। हालांकि ये शरीर में गहराई तक नहीं गया था, इसलिए यह कोई खतरा नहीं था। चेन रूई इस पल सचमुच स्तब्ध रह गया। शुरू से आखिर तक वह इसाबेला को बस दिखावा कर रहा था। इसाबेला को भी यह बात समझनी चाहिए। भले ही बाद में वह थोड़ी भावुक हुई हो, फिर भी वह ज्यादा लुभाई नहीं गई थी, वरना वह उसे 4 बार नहीं मारती। इसाबेला की खून से सनी दाहिनी आंख अब खुल नहीं पा रही थी और उसकी बाईं आंख का सुनहरा रंग तेजी से फीका पड़ रहा था। इसाबेला के पीले चेहरे पर खून का कोई निशान नहीं था, बस एक हल्की सी मुस्कान थी। तुमने कहा था कि कभी कभी हम शुरुआत तो नहीं चुन पाते, लेकिन अंत तो चुन ही सकते हैं। मैं यही चुनती हूँ, अपना अंत। चेन रूई को लगा कि इसाबेला के शरीर से बहता खून अचानक ठंडा हो गया है। उसका खून उसके शरीर में बहने लगा। इस पल उसे दर्द का एहसास हुआ। ये दिल का दर्द था।
ब्रोक को उम्मीद नहीं थी कि इसाबेला अचानक ऐसा करेगी, लेकिन वे दोनों मौत से बच नहीं सकते थे। जैसे ही वह उन दोनों को मारने के लिए दोबारा कदम उठाने ही वाला था, अचानक आसमान से एक गर्जना आई। ब्रोक ने उस गर्जना में छिपी शक्ति को महसूस किया और हैरान रह गया। गर्जना बेहद तेज गति से उसकी ओर आ रही थी। वह पल भर में ब्रोक के सामने पहुंच चुका था। ये काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति था, जिसके छोटे सुनहरे बाल, गहरे चेहरे और दाढ़ी थी। जब वह हवा में तैर रहा था तो उसके पीछे 3 जोड़ी पंख दिखाई दे रहे थे। फॉलन एंजल कैपिटल के सर्वोच्च शासक, रीजेंट ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन आखिरकार आ ही गया। उसके यहाँ आने का कारण चेन रूई द्वारा पहले से भेजा गया निमंत्रण था। वह लीज़ मून इन की ओर जा रहा था। लीज़ मून इन से जोरदार धमाके की आवाज़ सुनकर वह तुरंत गाड़ी से उतरा और पूरी ताकत से वहां दौड़ा। बस योजना बदलावों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई, क्योंकि ब्रोक की ताकत चेन रूई की उम्मीदों से ज्यादा थी। इसलिए ऑब्सीडियन के आने में थोड़ी देर हो गई। लोगों की योजना भाग्य के अधीन थी। ऑब्सीडियन ने जब ये दृश्य साफ देखा तो वह स्तब्ध रह गया। फिर उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा दिखाई दिया। चार्ल्स और इसाबेला खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। उनके जीवन और मृत्यु का कोई पता नहीं। दृश्य को देखते हुए ये निश्चित रूप से एक भयानक युद्ध था। ये सब आकाश में विपरीत दिशा में बैठे इस व्यक्ति द्वारा किया गया। ब्रोक ने ऑब्सीडियन को पहचान लिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ऑब्सीडियन इतनी जल्दी यहाँ प्रकट हो जाएगा। बाहरी ताकतों की मदद से वह ज़्यादा से ज़्यादा एक शुरुआती दानव अधिपति ही था, जबकि ऑब्सीडियन दानव अधिपति का शिखर था। भले ही उसकी ताकत राइजेन या कैथरीन जितनी अच्छी न हो, लेकिन वह उससे बहुत दूर है जिसकी मैं अभी बराबरी कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं आज इस इंसान को नहीं मार सकता। खैर, मैंने इसाबेला को मार तो दिया है, लेकिन मेरा अपना नुकसान बहुत भारी है। तभी जमीन पर गिरे चेन रूई की अचानक चीख निकल गई। उसका पूरा शरीर एक जबरदस्त झटके में फट गया, जिससे वह और इसाबेला खून के बादल में बदल गए। वे मानो टुकड़े टुकड़े हो गए हों। उसी समय ऑब्सीडियन के मन में बैठा समानता का समझौता बिना किसी निशान के गायब हो गया। एक गड़गड़ाहट की आवाज़। वह पहाड़ जहां पूरा 7वां आंगन स्थित था, अंततः क्षति सहन नहीं कर सका और ढह गया। ऑब्सीडियन क्रोधित हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये महल का उच्च पदस्थ सलाहकार, जिसके पास बड़ी बड़ी जागीरों और बड़े बड़े परिवारों से जुटाई गई अपार धनराशि है, यह इंसान जिसके पास सबसे कीमती काली औषधि के संसाधन हैं, मेरा आलोचक साथी, जो फॉलन एंजल साम्राज्य और मेरे भविष्य से जुड़ा है, क्या सचमुच ऐसे ही नष्ट हो गया? फॉलन एंजल की तलवार के समाधान के बारे में क्या? काले औषधियों के बारे में क्या? उन विशाल लाभों के बारे में क्या कहा जाए जिनकी तत्काल वापसी की आवश्यकता है? ब्रोक भी दंग रह गया। मुझे नहीं लगता कि मेरे इस हमले का इतना ज़्यादा असर होगा, है ना? अगर ब्रोक किसी खास मंच पर पोस्ट करने वाले नेटिजन बनने के लिए क्रॉसओवर करता, तो वह चेन रूई के विस्फोटक प्रभाव वाले पोस्ट का जवाब आसानी से दे सकता था। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ब्रोक के पास उस समय क्रॉसओवर करने का समय नहीं था। यहाँ तक कि सोचने का भी समय नहीं था, क्योंकि ऑब्सीडियन की जंगली जानलेवा आभा ने उसे पहले ही कसकर पकड़ लिया था। पलक झपकते ही ऑब्सीडियन चमक उठा और ब्रोक के सामने प्रकट हो गया। उसकी काली लपटों वाली मुट्ठी ब्रोक की छाती पर बेरहमी से लगी। ब्रोक तेजी से इनक्यूबस क्षेत्र के काले धुंध रूप में बदल गया। मनु की अखंडित रक्त शक्ति भी हजारों मकड़ी के रेशम में बदल गई, जिसने ऑब्सीडियन को उलझा दिया। ऑब्सीडियन ने एक काली ज्वाला प्रज्वलित की जिसमें भयानक विनाशकारी शक्ति थी। ये लूसिफर परिवार की वंशावली प्रतिभा डार्क फ्लेम थी। जहां भी डार्क फ्लेम जाती, मकड़ी का रेशम राख में बदल जाता। ब्रोक के इनक्यूबस धुंध रूप से भी एक कर्कश ध्वनि निकलती थी। वह अंततः इसे बनाए नहीं रख सका, इसलिए उसे अपने भौतिक रूप में वापस लौटना पड़ा। उसकी कोहनी के नीचे का बायां हाथ पहले ही कोक में बदल चुका था। डार्क फ्लेम की प्रतिभा ऐसी अमूर्त चालों के लिए एक स्वाभाविक संयम थी। ये सब ब्रोक की बदकिस्मती थी, वरना मनु की शक्ति से वह इतनी जल्दी पराजित नहीं होता। ब्रोक के पास अपनी बांह की चोट का इलाज करने का समय नहीं था। उसने अपनी जीभ का सिरा काटा और थोड़ा खून उगल दिया। खून की वजह से आसमान में एक हल्की नीली और लाल रोशनी का द्वार बन गया। उसी समय ऑब्सीडियन के सामने एक विशाल बर्फ की ढाल आ गई। एक मुक्का लगते ही वह मोटी बर्फ की ढाल पतले कांच की तरह चकनाचूर हो गई। डार्क फ्लेम ने उसके टुकड़े तुरंत पिघला दिए। इस समय पीछे एक और भयानक विनाश की ज्वाला भड़क रही थी, लेकिन ब्रोक को इसकी परवाह नहीं थी। उसने दांत पीसकर प्रकाश द्वार की ओर भागने की पूरी कोशिश की। अगर मैं अभी नहीं बच सका तो आज जल्दी मौत पाना ही मेरे लिए विलासिता होगी। ऑब्सीडियन के गुस्से भरे मुंह ने ब्रोक को हवा में मारा। ब्रोक की कमर के नीचे का हिस्सा फट गया। काले धुएं ने उसके मांस और खून को तुरंत राख में बदल दिया। हालांकि अंत में इस बल के प्रभाव से उसका आधा शरीर प्रकाश द्वार में जा घुसा। अचानक वह प्रकाश द्वार के साथ गायब हो गया। उसका जीवन और मृत्यु अज्ञात थी।
ऑब्सीडियन को नहीं लगा कि हत्यारा सचमुच उसके हाथों से बच सकता है। उसे बस इतना महसूस हुआ कि उसके सीने में एक गहरा गड्ढा है जो बाहर नहीं निकल पा रहा है। वह चीखा और रीजेंट की गुस्से भरी आवाज़ पूरी राजधानी में गूंज उठी। बेशक चेन रूई मरा नहीं। उसने बस पहले से तैयार एक भ्रामक वस्तु को सक्रिय किया और फिर स्टार गेट से भाग निकला। सामान्य परिस्थितियों में ऑब्सीडियन और ब्रोक से छिपना संभव नहीं होता। हालांकि ऑब्सीडियन और ब्रोक के पास उस समय घटनास्थल की कुछ बारीकियों पर ध्यान देने का समय नहीं था। सबसे वास्तविक घटना समानता अनुबंध का गायब होना था। इसलिए ब्रोक बलि का बकरा बन गया जिसने चार्ल्स की हत्या की। इसलिए ऑब्सीडियन निश्चित रूप से ब्रोक को मार डालेगा और इस मामले की गहन जांच करेगा। वह उस क्षेत्र में ब्लडफॉल बलों के खिलाफ बेतहाशा जवाबी कार्रवाई करेगा। जैसे जैसे दोनों सेनाएं आपस में लड़ेंगी, डार्क मून को बहुमूल्य विकास समय मिलेगा। भले ही ब्रोक की ताकत चेन रूई की अपेक्षा से अधिक थी, फिर भी चीजें चेन रूई की पिछली योजना के अनुसार सुचारू रूप से चल रही थीं। इसाबेला को छोड़कर कैपिटल डेविल का स्नेह फूल, जिसने जीवन और मृत्यु के क्षण में उसके लिए एक झटका रोकने के लिए अपना जीवन त्याग दिया, ये फूल अब मुरझाने वाला था। क्या वहां अभी भी जादुई पुनरुत्थान औषधि नहीं थी? चेन रूई ने इसाबेला को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसकी छाती का खून मानो बर्फ में जम गया था, ठंड से अनायास ही कंपकंपी छूट गई। ब्रोक, क्या वह मर गया? ब्रोक के गुस्से भरे प्रहार में दानव अधिपति के शिखर की कुछ शक्ति समाहित थी। इसाबेला अब मरने के कगार पर थी। उसकी आवाज़ काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन वह अभी भी अपने दुश्मन के जीवन और मृत्यु को नहीं भूली थी। ऑब्सीडियन की उपस्थिति के साथ वह निश्चित रूप से बच नहीं पाएगा। इसाबेला की आंखों में राहत दिखी। मुझे माफ़ करना, मुझे डर है, मैं तुम्हारा कर्ज सिर्फ एक बार ही चुका सकती हूँ। चेन रूई समझ गया कि उसका क्या मतलब है। वह उसे 4 बार मारना चाहती थी। अभी अभी एक बार बदला चुका था, लेकिन उसे लग रहा था कि यह किसी भी तरह से सिर्फ बदला नहीं था। इसाबेला, तुम अब मुझे यनी नहीं बुलाते। इसाबेला मुश्किल से मुस्कुराई, हालांकि यह इसाबेला सबसे वास्तविक है जो मैंने तुमसे सुना है। चेन रूई का दिल कांप उठा। जाहिर है, भावनाएं ऐसी चीज़ हैं जिनके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा आप निवेश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सच और झूठ का एहसास कर पाएंगे। यानी चेन रूई खुद से कहता रहा कि ये तो बस एक नकली रोमांस स्क्रिप्ट है, एक झूठी और दुष्ट औरत जो विरोधी के नाटक में काम कर रही है, लेकिन फिर भी किसी वजह से उसका दिल दुख रहा था। चार्ल्स, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? चार्ल्स ने ब्लडफॉल के साथ अपना सहयोग तोड़ दिया और नकली मौत के जरिए भाग गया। इससे दानव क्षेत्र में उसका पैर लगभग पूरी तरह से टूट गया। इसाबेला सोच रही थी कि अब वह क्या करेगा। मैं झूठा हूँ, बिल्कुल झूठा, बस इतना ही। चेन रूई ने अपने माथे पर खून से सने बालों को धीरे से साफ किया। क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर मैं सिर्फ झूठा होता तो शायद हमारा अंत कुछ और होता? ये तो पहले से ही अलग है। इसाबेला ने बिना कुछ पूछे चुपचाप उसकी तरफ देखा। चेन रूई ने उसे एक बोतल उपचार औषधि पिलाई, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। वह साफ साफ महसूस कर सकता था कि उसकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। मुझसे एक बात का वादा करो, अगर भविष्य में तुम्हें मेरे भतीजे से मिलने का मौका मिले तो उसे बताना कि ब्रीज शैडो बूट्स 200 साल पहले खो गया था। ब्रीज शैडो बूट्स? चेन रूई अचंभित रह गया। उसने हल्के से अंदाज़ा लगाया कि यह उस आदमी से संबंधित है जिससे इसाबेला 200 साल पहले मिली थी। उसने जानबूझकर पूछा, ब्रीज शैडो बूट्स, क्या ये दानव लोक की 7 कलाकृतियों में से एक है? इसाबेला की लगभग बिखर चुकी निगाहें धुंधली पड़ने लगी। उस साल उस मासूम बच्ची की मुलाकात एक मधुरभाषी इंसान से हुई। वह उसके प्रति वफादार थी और उस पर पूरा भरोसा करती थी। वह अपने परिवार के खिलाफ लड़ने और अपनी बहन से दुश्मनी मोल लेने से भी नहीं हिचकिचाई। यहाँ तक कि सबसे कीमती कलाकृति भी उसे दे दी गई। पता चला कि ब्रीज शैडो बूट्स उस इंसान के हाथ लग गए। बेल्फेगोर की सबसे ऊंची कलाकृति। धिक्कार है, क्या यह अब इंसानों की दुनिया में है? इसका मतलब यह है कि रोमन को ब्रीज शैडो बूट्स को पुनः प्राप्त करने के लिए मानव दुनिया में जाना होगा। सबरीना बचपन से ही मुझसे लड़ती रही है। मर्दों के लिए लड़ना भी ऐसा ही है, लेकिन हम सब गलत हैं। इसाबेला ने उदास होकर मुस्कुराते हुए कहा, इस आदमी की नज़र में तो बस एक कलाकृति है। मैंने तो खुद को उसे समर्पित करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसने बहुत संयम बरता। जब उसे कलाकृति मिली और उसने मुझे बेरहमी से छोड़ दिया, तब मुझे पता चला कि उसे औरतों से बहुत नफरत है और मर्दों से प्यार है। इसाबेला और भी ज्यादा बेरुखी से हंसी। उसकी हंसी में खून के आंसू भी बह रहे थे। ब्रोक की जमी हुई ताकत भी उसके आंसुओं को नहीं रोक पाई। ये तो बेतुका है। मैं, एक मूर्ख औरत जो सब कुछ त्यागने को तैयार थी, ऐसे निर्दयी झूठे से प्यार कर बैठी। यहाँ तक कि उसके प्रति मेरा समर्पण भी खारिज कर दिया गया। चेन रूई चुपचाप सुनता रहा। वह बस इतना ही कर सकता था कि ध्यान से उसके आंसू पोंछे।
हालांकि चेन रूई ने कहानी का केवल एक अंश ही सुना था, लेकिन वह उस कठोरता और कड़वाहट की पूरी तरह से कल्पना कर सकता था जो कभी शुद्ध और मासूम रही स्नोडालेट ने इन 200 सालों में झेली होगी, इससे पहले कि वह जहरीली शैतानी फंदा बन जाए। इसलिए उसे पुरुषों और स्नेह से नफरत थी, यहाँ तक कि उसे हर चीज़ से नफरत थी। उसके जीवन में सिर्फ नफरत और बदला था। हालांकि उसके अकुशल चुंबन से वह देख सकता था कि शैतान के फंदे की जहरीली खुशबू में अभी भी स्नोडालेट की खुशबू स्पष्ट रूप से बनी हुई थी। तुम भी झूठे हो, चार्ल्स शायद तुम्हारा असली नाम नहीं है। इसाबेला की जिंदगी एक उदास हंसी के साथ धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन मैं तो उस वक्त तुमसे मिलना पसंद करूंगी। कम से कम, कम से कम। इसाबेला की आवाज़ कमज़ोर होती गई, क्योंकि उसके शरीर का कांपना धीरे धीरे बंद हो गया। चेन रूई ने गहरी सांस ली और अंततः निर्णय लिया। उसके हाथ में काली औषधि से भरी एक पारदर्शी कांच की बोतल थी। गिर पड़ी राजधानी, महल। ओब्सीडियन उदास चेहरे से घुटनों के बल बैठे कुछ लोगों को देख रहा था। उनमें से एक उसकी पसंदीदा और भरोसेमंद उपपत्नी थी। इसी उपपत्नी ने उसे धोखा दिया था और सबसे गोपनीय राज उजागर किया था, जो उसने उस दिन नशे में होने के कारण अनजाने में उजागर कर दिया था। रक्तपात। ये मशहूर फोर्स कितनी निडर है। इनका प्रभाव मेरे देश में कितनी गहराई तक समाया हुआ है। मेरे आसपास की सबसे भरोसेमंद महिला भी इसी संगठन से है। हालांकि उपपत्नी के स्पष्टीकरण के अनुसार शीर्ष व्यक्ति को इस बार चार्ल्स को जीतने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। चार्ल्स और इसाबेला की मौत सीधे ब्लडफॉल द्वारा निर्देशित थी। ये सबसे गंभीर मुद्दा नहीं था। सबसे बुरी बात यह थी कि इतनी बड़ी रकम चार्ल्स को दे दी गई। उस समय ओब्सीडियन ने अपनी आंखों से देखा कि चार्ल्स ने अंतरिक्ष जादू का इस्तेमाल करके उस पैसे को एक खास निजी जगह पर रखा था। अब जब उसका साथी मर चुका था, तो ये पैसा अंतरिक्ष की उथल पुथल में गायब हो जाने के बराबर था। इसे वापस पाने का कोई रास्ता नहीं था। यह ओब्सीडियन और प्रमुख लॉर्ड्स के साथ साथ प्रमुख परिवारों से जुटाई गई बहुत बड़ी रकम थी। रेड स्पिरिट लॉर्ड जोश ने अकेले ही $1 अरब का भुगतान किया था। अब न सिर्फ वो बड़ी रकम और काला जादू चला गया, बल्कि चार्ल्स भी चला गया। कह सकते हैं कि कोई सबूत नहीं है। तब तक मैं इन परिवारों और इन जागीरों को क्या लौटा पाऊंगा। ये सोचकर ओब्सीडियन का दिल रो पड़ा। अगर ब्लडफॉल का सच सामने भी आ जाए और रखेल को भी गवाही के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाए, तो भी कोई यकीन नहीं करेगा। कोई यकीन करना ही नहीं चाहता। उन लोगों को तो बस पैसा चाहिए। इस बारे में बोलते हुए मैं गारंटी देने का वादा करने के लिए खुद को दोषी मानता हूं, लेकिन उस समय कौन जानता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी दानव लोग की औषधि बनाने की प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। पहले धन जुटाने की कोशिश करो और उसे सफलतापूर्वक रोक लो। जहां तक संपत्ति के धन की बात है, मैं बस उसे कुछ देर के लिए टालने की कोशिश कर सकता हूं, फिर कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करूंगा। उपपत्नी कुछ कदम आगे बढ़ी, ओब्सीडियन के पैरों से लिपट गई और उसके जूतों को चूम लिया। वह रो पड़ी, महाराज मुझे माफ़ कर दो। मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। अब मैं ऐसा करने की हिम्मत कभी नहीं करूंगी। मैं आपकी सेवा में और भी समर्पित हो जाऊंगी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसका खूबसूरत चेहरा अचानक जल उठा। चीख पुकार की आवाज़ में उसका पूरा शरीर एक पल के लिए जलकर राख हो गया। अपनी प्यारी औरत को खुद मारने वाले ओब्सीडियन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने दांत पीसते हुए कहा, खून गिरे। डार्क मून सिटी निवासियों को कभी पता ही नहीं चला कि डार्क मून से निकला वह आदमी राजधानी में कितना भयावह प्रभाव डालेगा। वे उस समय बस एक छोटी सी घटना पर ही चर्चा कर रहे थे। आजकल डार्क मून में सबसे अधिक चर्चा का विषय बैटल बॉल गेम था। ये खेल पिछले खेलों से बिल्कुल अलग था। इसमें तीव्रता या रोमांच का कोई जिक्र नहीं था। यह एक जुए का खेल था जो पूरी डार्क मून स्थिति को प्रभावित कर सकता था। हाल ही में हुई एक नियमित बैठक में वित्तीय अधिकारी जोसेफ, जिन्हें राजकुमारी रॉयल शिया ने कदम दर कदम चट्टान के किनारे तक धकेला था, ने आखिरकार सार्वजनिक रूप से विद्रोह कर दिया। उन्होंने सर लॉर्ड के प्रतिबंधों और दमन की श्रृंखला के खिलाफ गंभीर विरोध दर्ज कराया। हालांकि जोसेफ को अब रेड स्पिरिट एस्टेट पर भरोसा नहीं था, इसलिए वह रेड स्पिरिट नीति को अपने तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते थे जैसा कि वह पहले करते थे। इसके अलावा वर्तमान डार्क मून अब 1 या 2 साल पहले वाला डार्क मून नहीं रहा। विरोध के अमान्य होने के बाद जोसेफ ने आखिरकार आखिरी चाल चली। उन्होंने अपने द्वारा स्थापित चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अपने नाम से संचालित सभी उद्योगों और वित्त मंत्री के पद का इस्तेमाल करके राजकुमारी रॉयल के साथ सार्वजनिक रूप से दांव लगाया। जोसेफ के दांव को पूरी तरह से दांव कहा जा सकता है। उन्होंने राजकुमारी रॉयल से संयुक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रात्रि बाजार, राजकुमारी रिटेल स्टोर, नीलामी घर, अखाड़ा आदि सहित दांव जारी करने का अनुरोध किया। ये लगभग सभी आर्थिक ताकतें शिया के नियंत्रण में थीं। शिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। उसने कहा कि इतनी बड़ी घटना को तय करने के लिए जुए जैसे घटिया तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
मौजूदा हालात को देखते हुए अगर वह ये जोखिम न भी उठाती तो भी वह धीरे धीरे जोसेफ को कुचल सकती थी। जोसेफ बहुत चालाक था। राजपरिवार के नाम पर उसने उसे उकसाने के लिए कई हथकंडे अपनाए। उसने कई ऐसे हथकंडे भी अपनाए जिनकी तैयारी वह काफ़ी समय से कर रहा था। शिया मना नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने बहाना बदल दिया। उसने कहा कि जोसेफ की शर्त उसकी मौजूदा संपत्ति के हिसाब से बहुत छोटी है। ये बात सच थी। अगर ये 1 या 2 साल पहले की बात होती तो यह अनुपात लगभग नामुमकिन था। अब स्थिति उलट थी। चाहे अधिकार हो या ताकत, शिया का पलड़ा भारी था। इस समय अचानक एक बदलाव आया। अगुइले, जो शिया के पक्ष में खड़ा था और जिसे शाही रक्षक रिजर्व बल का नेता भी नामित किया गया था, ने अचानक अपनी पीठ मोड़ ली और घोषणा की कि क्लोक गैंग पूरी तरह से जोसेफ के पक्ष का समर्थन करेगा। सब लोग हल्ला मचा रहे थे। पता चला कि अगाइल असल में एक शतरंज का मोहरा था जिसे जोसेफ ने शिया के बगल में रखा था। नतीजतन जोसेफ के पास अखाड़ा, नाइट मार्केट और क्लोक गैंग की संपत्तियां थीं। वित्तीय अधिकारी के पद के अलावा वह शिया के पक्ष के बराबर ही था। शिया एक महत्वपूर्ण क्षण में अगुइल के अचानक बदलाव से बेहद नाराज थी। परिवारों के एक समूह के समर्थन से वह तुरंत सहमत हो गई। इनमें से कई परिवार अनिश्चित थे। वे अवसरों को पहचानने में बहुत कुशल थे। चाहे कोई भी जीते या हारे, वे उसका समर्थन करते ही रहते थे। दोनों पक्ष बैटल बॉल को जुए के तरीके के रूप में इस्तेमाल करते थे। सभी दर्शकों के लिए एक प्रमाण के रूप में महीने के अंत में अखाड़े में एक बहुप्रतीक्षित प्रतियोगिता आयोजित की जानी थी। जो भी जीतेगा वह वास्तव में डार्क मून की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करेगा। डार्क मून में शिया की प्रतिष्ठा और शाही रक्षकों और गैरिसन रक्षकों की संख्या, जो स्पष्ट रूप से निजी टीम की तुलना में कहीं अधिक थी, के कारण लोग स्वाभाविक रूप से राजकुमारी रॉयल के प्रति आशावादी थे। जहां तक जोसेफ की टीम का सवाल है, वह ज़्यादा से ज़्यादा एक अपेक्षाकृत मजबूत टीम थी जिसे उसने गुप्त रूप से प्रशिक्षित किया था। इसकी तुलना डार्क मून का प्रतिनिधित्व करने वाले शाही रक्षकों और गैरिसन रक्षकों से नहीं की जा सकती थी, जो दानव क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के सर्वोच्च स्तर पर थे। ये जानना जरूरी है कि बैटल बॉल के नियम में प्रतियोगिता के दोनों पक्षों पर कड़े प्रतिबंध थे। उच्चतर दानव का छोटे दानव के विरुद्ध खेलना असंभव था। इसलिए जोसेफ और राजकुमारी रॉयल इस बात पर सहमत हुए कि खेलने वाले दोनों पक्ष मध्यवर्ती दानव टीम थे। शिया को जीत का टिकट मिलना चाहिए। डार्क मून की सेना और नागरिक ऐसा ही सोचते थे और ज़्यादातर परिवार भी ऐसा ही सोचते थे, लेकिन सिर्फ जोसेफ ऐसा नहीं सोचता था। उसने एगाइल के नेतृत्व में इंटरमीडिएट डेमन की लड़ाकू टीम देखी थी। उसकी शारीरिक शक्ति डार्क मून की सभी टीमों से ज़्यादा होनी चाहिए। उसने शुरुआत में बहुत हंगामा किया, यहाँ तक कि खुद को चट्टान के किनारे तक धकेल दिया, सिर्फ इस शर्त के लिए। अगाइल ने मुझे निराश नहीं किया। उसने समय रहते कदम उठाया और जुए के खेल को सफलतापूर्वक रोक दिया। इस साथी की सोची समझी योजना के कारण मैं, जोसेफ, असली विजेता हूं जो अंत तक हंसता रहेगा। हालांकि जोसेफ को यह नहीं पता था कि खुद अगाइल भी यही सोच रहा था कि शिया जीत जाएगी। ये तो बस एक जाल था। अब जोसेफ नीचे कूद चुका था और धीरे धीरे खुद को मिट्टी में गाड़ रहा था। बस आखिरी फावड़ा ही बचा था। अगुइले बील्ज़ेबुब के साथ सहयोग की शुरुआत से ही इस उदास और चालाक डार्क मून के वित्तीय अधिकारी, लाल आत्मा भगवान के सबसे बड़े बेटे, का दुखद अंत होना तय था। क्या जोश यह नहीं समझता कि शर्त में जीत निश्चित नहीं होती? आसमान बहुत नीला था। आंखें खोलने के बाद इसाबेला को ये पहली अनुभूति हुई। उसे साफ याद था कि उसने मौत को छू लिया था, लेकिन वह फिर से जिंदा हो गई। हालांकि वह अभी भी कमज़ोर महसूस कर रही थी, लेकिन उसकी सारी जानलेवा चोटें चमत्कारिक ढंग से ठीक हो गईं। ये लगभग असंभव था, लेकिन ये हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि केवल महानतम महागुरु ही यह चमत्कार कर सकते थे। पिछले दृश्य याद आते ही उसे लगा कि जैसे कोई सपना देख रहा हूं, पर सपने में कुछ लोग थे। जागने के बाद भी वह उसे भूल नहीं पाए, मानो उसके दिल में कोई छाप सी अंकित हो गई हो। वह आदमी अब वहां नहीं था। उसने सिर्फ एक नोट छोड़ा था, शायद एक दिन हम फिर मिलेंगे। हो सकता है एक दिन मैं एक स्नो डाले तोड़कर तुम्हें दे दूं, पर शायद ऐसा सिर्फ इसलिए हो क्योंकि मैं झूठा हूं। बिल्कुल झूठा। मुझ पर ज्यादा यकीन मत करना। इसाबेला ने नोट को हल्के से सहलाया और एक कोमल मुस्कान के साथ धीरे से खड़ी हो गई। इस मुस्कान ने मानो शीशे को धो दिया हो। भव्य और मोहक डेविल स्नेह उस पुराने स्नो डेलेट में वापस आ गया जिसमें पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता था। झूठी, उसने होंठ भींचे और धीरे से कहा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, उसकी सुडौल पीठ 2 चांद की रोशनी में लिपटी हुई थी। उसके दृढ़ कदम अभूतपूर्व आत्मविश्वास और आशा से भरे थे। आखिरकार उस झूठे साहब ने अपनी उस विश्वास पात्र को मरते नहीं देखा जिसने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। हालांकि यह घाटे का सौदा था, क्योंकि उसे 4 बार मारा गया और 1 बार बचाया गया, और साथ ही एक पुनरुत्थान औषधि भी मिली। फिर भी उसे लगा कि यह इसके लायक था। इसाबेला सबरीना नहीं थी, और वह रोमन की सगी रिश्तेदार भी थी।
लीज़ो मून इन की इस घटना के साथ इसाबेला सचमुच मृत हो गई थी और उसे राजधानी से निकाल दिया गया था। इससे उसकी बहुत मेहनत बच गई। मैं आशा करती हूँ कि नया जीवन मिलने के बाद उसका सचमुच पुनर्जन्म हो सकेगा और वह उदासी और घृणा के आघात से पूरी तरह बाहर निकल सकेगी। जहाँ तक दोबारा मुलाकात और स्नोडाललेट की बात है, तो यह वह आशा है जो एक झूठा व्यक्ति उसे देता है। शायद भविष्य में हम फिर मिलेंगे। शायद हो सकता है। चेन रूई ने तारीख का हिसाब लगाया। डार्क मून वाले हिस्से में जोसेफ का कार्यक्रम पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था। कहीं ऐसा न हो कि उसे वापस जाना पड़े। इसके अलावा उसे एथेना और बाकियों की याद आने लगी थी। इससे पहले उसने इसाबेला को पुनरुत्थान की औषधि पिलाई और एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली। वह तब तक उसकी रखवाली करता रहा जब तक उसका शरीर पूरी तरह ठीक नहीं हो गया। फिर जब वह जागने ही वाली थी तो वह चुपचाप वहां से चला गया। इस समय दोनों चांद का रंग धीरे धीरे बदल रहा था। गोधूली बेला हो रही थी। लीज़ो मून इन में हुए विस्फोट को एक दिन से ज्यादा हो गया था। एक अजनबी का भेष धारण करके चेन रूई अकड़कर राजधानी की ओर लौटा और गाड़ी स्टेशन की ओर चल पड़ा। हालांकि यह सिर्फ उपनगर था, फिर भी रास्ते में गश्ती दल ने उसकी कड़ी जांच की। शुक्र है कि उसने विदेशी व्यापारी की पहचान पहले ही तैयार कर ली थी, इसलिए उसने कोई खामी नहीं दिखाई। मौजूदा कड़ी सुरक्षा और यात्रा करने वाले लोगों की बेहद कम संख्या को देखते हुए क्रोधित रीजेंट रॉयल हाइनेस ब्लिडफॉल फोर्स के सदस्यों का पूरी तरह से सफाया करने की तैयारी कर रहे थे। यही प्रतिक्रिया चेन रूई चाहती थी। फॉलन एंजल एम्पायर के ब्लडफॉल का पूरी तरह से सफाया, या कम से कम उनकी मूल शक्ति को नुकसान पहुंचाना, शिया और पूरे साम्राज्य के भविष्य पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसे ओब्सीडियन का अच्छा काम माना जा सकता है। जब चेन रूई स्टेशन की ओर चलने ही वाला था, अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। इंतज़ार। यह एक मधुर महिला की आवाज़ थी और ये थोड़ी परिचित थी। चेन रूई का रंग रूप अचानक बदल गया। ये थोड़ा बहुत जाना पहचाना नहीं, बल्कि बहुत जाना पहचाना था। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने देखा कि एक औरत चश्मा पहने और किताब पकड़े हुए आ रही है। ये औरत थोड़ी फूली हुई और बदसूरत थी। उसके चेहरे पर कोई खास संतुलन नहीं था। उसका चेहरा झायों से भरा हुआ था। उसके माथे पर एक हल्का सा निशान भी था। चेन रूई का दिल अब भी धड़कने लगा। भले ही वह विश्लेषणात्मक आंखों के प्रदर्शन को न देखे, फिर भी वह चश्मे वाली इस झायों दागों वाली महिला की पहचान का अंदाजा लगा सकता था। जाति ड्रैगन फेरी ड्रैगन। व्यापक शक्ति मूल्यांकन, निर्णय लेने में असमर्थ। प्रिय दानव देव, यह मिस जोला है। वह असल में भेष बदल रही है। क्या जोला वैज्ञानिक शोध पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रेनबो वैली में नहीं रह रही है? वह राजधानी क्यों आई है? अब वह मुझे रोक रही है। क्या ये एक संयोग है? चेन रूई जानता था कि वह छिप नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसने जोर देकर पूछा, मिस क्या बात है? तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है मिस। क्या आपने गलत व्यक्ति को पहचान लिया? नाटक करना बंद करो, तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकते। चश्मा पहने महिला ने चमकती आंखों से उसे देखा। क्या ये कोई रूपांतरण तकनीक है या भ्रम? बाहर से तो लगभग कोई खामी नहीं है। लगता है कि इस पर दोबारा शोध करना ही बेहतर होगा। फिर से रिसर्च। चेन रूई को बस अपनी पीठ से एक ठंडी सी लहर उठती हुई महसूस हुई। उसने पुष्टि कर दी थी कि परी ड्रैगन ने उसे पहचान लिया है। जोला ने मुझे छलावरण जोड़ सच्ची सांस रोकना करने के बाद कैसे पहचान लिया? यह अविश्वसनीय है। सोचती हूँ कि उस आदमी को क्या सजा दूं जो वापस जाकर भाग गया। चश्मे वाली औरत सोच रही थी। कोक, बारबेक्यू, चावल का पेस्ट, जैम। चेन रूई यह सुनकर सिहर उठा। उसका मन बदल गया और उसने झट से कहा, सुश्री जोला, दरअसल मैं भाग नहीं रहा हूँ, बल्कि ये देखते हुए कि आप पूरे दिन कड़ी मेहनत कर रही हैं, मैं कुछ उपहार तैयार करके आपको सरप्राइज देना चाहता हूँ। हालांकि उसका रूप बदल गया था, लेकिन चश्मा पहने उस नकली महिला का स्वभाव नहीं बदला था। वह स्तब्ध सी दिख रही थी। क्या? जाहिर है वह इस पर विश्वास नहीं करती। जितना अधिक ऐसा होगा, लौटने पर मेरे लिए उतना ही अधिक दुखदायी होगा। इसके अलावा मुझे अब डार्क मून लौट जाना चाहिए। मैं अब रेनबो वैली में नहीं रह सकता। तभी एक और गश्ती दल वहां आ पहुंचा। आगे चल रहे छोटे नेता ने चिल्लाकर पूछा, तुम दोनों कौन हो? चेन रूई ने तुरंत जवाब दिया, मेरा नाम साइमन है। मैं एक महान दानव और एक व्यापारी हूँ। मैं रेड स्पिरिट एस्टेट के मोलिंग शहर से हूँ। मैं उसकी पत्नी हूँ। जोला की आवाज़ सबसे पहले सुनाई दी। क्योंकि एक आदमी बिना कुछ कहे घर से चुपके से निकल गया था। वह अपनी पुरानी प्रेमिका से मिलने राजधानी आना चाहता था, इसलिए मैंने उसका पीछा किया और आखिरकार उसे ढूंढ ही लिया। मैं अब इस आदमी को वापस ले जाना चाहती हूँ। नहीं, कुत्ते का खून वन ड्रैगन के खून की कहानी होती है। चेन रूई हक्का बक्का रह गया, लेकिन जोला की धमकी भरी निगाहों ने उसे घूर लिया। उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसके पीछे कुछ सैनिकों ने चेन रूई के प्रति सहानुभूति दिखाई।
पुरुष महादानव ज्यादातर प्लेबॉय होते हैं। यह आदमी सचमुच थोड़ा दुखी है। इतनी बदसूरत और हृष्ट-पुष्ट महिला के साथ इसका जीवन समाप्त हो गया है। छोटे नेता ने दोनों के हाव भाव में आए बदलाव को देखा और हल्के से सिर हिलाया। क्या तुम लोग तुरंत रेड स्पिरिट लौटना चाहते हो? राजधानी इस समय नाजुक दौर से गुजर रही है। रात में कर्फ्यू लगा हुआ है। स्टेशन पहले ही बंद कर दिया गया है। सुबह इसे खोला जाएगा और बाहरी शहर का दरवाज़ा भी बंद होने वाला है। बेहतर होगा कि तुम लोग शहर वापस जाओ और रहने के लिए कोई होटल ढूंढ लो, वरना अगर तुम रात में बाहर घूमोगे तो तुम्हें संदिग्ध मानकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शुक्रिया सर। जोला में वाकई रोल प्लेइंग का हुनर था। यूँ कहें कि वह बहुत ही बदमिजाज थी। उसने चेन रुई का हाथ प्यार से थाम लिया। तो फिर मेरी प्यारी, चलो अभी कोई जगह ढूंढते हैं। शायद हम इस बारे में बात कर सकें कि किसी नाफरमान आदमी को सज़ा कैसे दी जाए। अब सहानुभूति या प्रसन्नता की निगाहें बढ़ गईं, मानो उन्होंने किसी गरीब आदमी को एक फूली हुई औरत द्वारा कुचले जाते देखा हो। अधिक भारी स्वाद वाले लोगों ने पहले से ही विप मोमबत्तियों जैसी विशेष वस्तुओं के बारे में सोचा था। इसलिए जोला ने चेन रुई को कसकर पकड़ रखा था जब वे शहर की ओर चल रहे थे। आपने जो उपहार और आश्चर्य तैयार किए हैं उनके बारे में क्या? बेशक, चाहे वह मिस साइंस ड्रैगन हो या मिस रिसर्च ड्रैगन, वह आखिरकार मिस ड्रैगन ही थी जो कुछ तत्वों के प्रति संवेदनशील थी। यही असली वजह थी कि मिस फेरी ड्रैगन ने किसी भी अवज्ञाकारी आदमी को तुरंत पकड़कर रेनबो वैली वापस नहीं भेज दिया था। ये चेन रुई का अभी अभी दिया गया बहाना बस एक कामचलाऊ उपाय था। उसका दिमाग तेजी से घूम गया और बेचैनी से सोचने लगा कि कैसे भागा जाए। अब बहुत देर हो चुकी है। शहर में कर्फ्यू लगने वाला है। चलो कोई जगह ढूंढते हैं, कल पता चल जाएगा। सचमुच, सुश्री परी ड्रैगन ने उसे संदेह से देखा। हाँ, ठंडा पसीना। तो फिर चलो चलें प्यारे साइमन। अगर तुम अब भी बचना चाहते हो, अगर तुम इस महिला को खुश नहीं कर सकते। हम्फ धीरे से। समझ गया, पसीने से भीगा हुआ। बेशक, उन दोनों ने एक होटल ढूंढ लिया और वहीं रुक गए। गौरतलब है कि सुश्री फेरी ड्रैगन ने पति पत्नी की भूमिका बखूबी निभाई और सिर्फ एक कमरा मांगा। सुश्री जोला ने बड़े बिस्तर पर एक तैरता हुआ जल तत्व बिस्तर बनाया और आराम से लेट गईं। जाहिर है उसे बिस्तर पर सोने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वह जगह घेरना चाहती है। प्रिय साइमन, जो सिर्फ ज़मीन पर ही सो सकता था, मन ही मन बदनाम हो रहा था। उसने मन ही मन अंदाज़ा लगाया कि जोला ने उसे ढूंढा और पहचाना। इसकी वजह मिस फेरी ड्रैगन द्वारा गुप्त रूप से अपनाई गई एक गुप्त तकनीक थी। अगर वह डार्क मून पर वापस भागने के लिए स्टार गेट का इस्तेमाल करता और जोला उसे ढूंढ लेती तो शायद पगलियो भी खतरे में पड़ जाता। ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। बेहतर था कि गुप्त तकनीक से जुड़े सवाल पूछने से पहले सुश्री फेरी ड्रैगन को खुश करने के लिए एक खुली और स्पष्ट योजना बनाई जाए, तब वह भागने का कोई रास्ता सोचेगा। अगली सुबह चेन रुई सुश्री फेरी ड्रैगन को राजधानी घुमाने ले गया। सबसे पहले उसने पौष्टिक और स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद लेने के लिए एक जगह ढूंढी। फिर वह उसे बाहरी शहर के सबसे व्यस्त दक्षिणी इलाके में ले गया। जोला कई सालों से क्रिस्टल वैली में थी। वह बहुत दिनों से इस तरह घूमने नहीं गई थी। शुरुआत में वह अभी भी थोड़ी असहज थी। काफ़ी समय बाद शोध प्रतिभा के नीचे छिपी खरीदारी की प्रतिभा जागृत हुई। वह लगभग हर दुकान में घुस गई। चेन रुई भी कंजूस नहीं था। उसने वह सब कुछ खरीद लिया जो जोला को पसंद था। वैसे भी उसके पास इतना पैसा था कि पूरी पूंजी खरीदने के लिए पर्याप्त से ज़्यादा था। जोला ने ढेर सारी चीज़ें खरीदी और वह बहुत खुश थी। सबसे खास बात यह थी कि उसे इसके लिए पैसे नहीं देने पड़े। वह साइमन से बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी की सज़ा को पूरी तरह भूल गई हो। एक महंगे बुटीक कपड़ों की दुकान में घुसते हुए जोला ने पहली नज़र में एक सादी सफ़ेद लंबी स्कर्ट देखी। चेन रुई उसके पैसे देने ही वाली थी कि दुकान की सहायिका ने सिर हिलाते हुए कहा, यह स्कर्ट लिमिटेड एडिशन की है और सिर्फ एक ही है, लेकिन इसकी बुकिंग पहले ही हो चुकी है। जोला ने चेन रुई की तरफ देखा। आमतौर पर इस तरह की समस्याएं सर असिस्टेंट ही सुलझाते थे। चेन रुई के पास आगे बढ़कर कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है, मैं 3 गुना दाम दूंगा। प्लीज़ इसे मुझे बेच दो। तेगुनी। सक्कुबस महिला क्लर्क दंग रह गई। इस ड्रेस की कीमत पहले से ही बहुत ज़्यादा है। इस आदमी ने ज़रा भी मोलभाव नहीं किया, बल्कि तुरंत तिगुनी कीमत दे दी। बदकिस्मती से यह इतनी बदसूरत औरत के लिए है। मुझे माफ़ करना। सक्कुबस का स्वर और विनम्र हो गया। उसने धीरे से उस अमीर आदमी को आंख मारी। ग्राहक जल्द ही आकर इसे ले जाएगा। तुम गुलाबी रंग वाला क्यों नहीं ले लेते? बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने पहना है। ये स्टाइल शरीर पर बहुत जचता है। ऐसा कहने के साथ सक्कुबस ने जानबूझकर इस आदमी को अपनी सुडौल और आकर्षक आकृति दिखाई ताकि बदसूरत महिला की फूली हुई आकृति को छोटा किया जा सके। चेन रुई इस तरह के प्रलोभन में बिल्कुल नहीं फंसता।
इसके अलावा जोला का असली चेहरा इस सक्कुबस से कहीं ज्यादा आकर्षक था, इसलिए उसने कीमत 10 गुना बढ़ा दी। 10 बार। सक्कुबस हैरान रह गई। अगर वो रसूखदार साहब कपड़े न मंगवाते तो वो जरूर बेच देती। इस समय दरवाजे से एक आवाज आई, वीना, क्या मेरी स्कर्ट तैयार हैं? आवाज भी जानी पहचानी थी। चेन रूई ने पीछे मुड़कर देखा तो हरे बालों और हल्की चमकदार हरी आंखों वाली क्रोबेलिस दिखाई दी। इस सफ़ेद स्कर्ट का ऑर्डर देने वाली मिस एमरल्ड ड्रैगन हैं। मुझे याद है उन्हें सोने चांदी के चमकदार कपड़े पसंद हैं। उन्होंने अचानक अपनी पसंद क्यों बदल ली? चेन रूई को अचानक याद आया कि क्रोबेलिस नीले अजगर रानियरी की विधवा थी। रानियरी को जोला ने ही मारा था। पगलियों की तुलना में जोला क्रोबेलिस की सबसे बड़ी दुश्मन है। कौन है वो? तुम्हारी स्कर्ट मैंने 10 गुनी कीमत पर खरीदी है। जोला ही बोली, पर उसकी आवाज़ से लग रहा था कि वो क्रोबेलिस को जानती ही नहीं। क्रोबेलिस और जोला ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों के बीच चिंगारी सी चमक रही थी। क्रोबेलिस ने ठंडी सांस ली, तुम कौन हो? मेरी चीज़ें छीनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छीनना? जोला की आंखें थोड़ी चमक उठीं। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे ये शब्द पसंद है। क्रोबेलिस एक पल के लिए अचंभित रह गया। राजधानी में वह सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी। वह अकेली थी जो दूसरों को लूटती थी। कोई भी उसके साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करता था। अचानक वहां एक बदसूरत औरत आ गई जिसने बाघ के पिछवाड़े दो को छूने की हिम्मत की। आज एक अजगर के पिछवाड़े को। कितना घमंडी है। सुश्री एमरल्ड ड्रैगन ने सहज ही महसूस कर लिया कि सामने वाले की सांसें आसान नहीं थीं, लेकिन उन्होंने कोई कमजोरी दिखाने से इनकार कर दिया। अभी मुझे अपना सारा पैसा दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे अंडरवियर के साथ रिहा करने पर विचार कर सकती हूँ। जोला के झायों वाले चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। यही तो मैं कहने वाली थी। अगर तुम नंगी ही भागना चाहती हो तो मुझे तुम्हारी पैंट छीनने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी। चेन रूई को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। दोनों महिलाएं एक दूसरे से ज्यादा निर्दयी थीं। आमतौर पर जब कोई हीरो किसी हीरो को देखता है तो वे एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं। ये दोनों महिला लुटेरे जब मिलती हैं तो एक दूसरे को जवाब देती हैं। क्या इसकी वजह यह है कि वे एक ही लिंग की हैं? क्या ये मैडम क्रोबेलिस हो सकती हैं? मेरा नाम साइमन है, मैं रेड स्पिरिट एस्टेट से हूँ। मुझे मैडम का व्यवहार देखने का सौभाग्य मिला है। चेन रूई ने जल्दी से जोला को रोका और कहा, यह मेरी पत्नी है। इसे मैडम की प्रतिष्ठा का पता नहीं है। कृपया इसे माफ़ कर दीजिए मैडम। कृपया इस स्कर्ट को मेरी तरफ से आपके लिए उपहार समझिए। ठीक है। मिस एमरल्ड ड्रैगन ने सुना कि यह बिना पैसे वाली स्कर्ट है तो बिना सोचे समझे मान गईं। फिर उन्होंने शक की निगाह से देखा, क्या यह आपकी पत्नी है? क्रोबेलिस देख सकता था कि हालांकि यह औरत बदसूरत थी, फिर भी उसने क्रोबेलिस को एक तरह का आंतरिक भय महसूस कराया। वह बिल्कुल असाधारण थी, वरना क्रोबेलिस कब का पागल हो गया होता। यह आदमी तो जाहिर है एक उच्च दानव ही है। उसकी ऐसी पत्नी कैसे हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस कुरूप महिला ने जबरन उसके शरीर और संपत्ति पर कब्जा कर लिया हो? जोला के चेहरे पर अचानक एक अजीब सी बेचैनी छा गई। हालांकि वो समझ रही थी कि दोनों बस पति पत्नी होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन जब उसने अपने पति को इस सभ्य दिखने वाली औरत के लिए स्कर्ट खरीदते देखा तो उसे बहुत असहज महसूस हुआ। नहीं, ये स्कर्ट मेरी है। 1 कुत्ते का खून मतलब बकवास। 2 एक भयंकर और प्रभावशाली प्राणी का प्रतीक। अजीब स्वभाव वाली 2 महिलाएं। ये बीजलबब की खाने की प्रतिभा से भी अधिक शक्तिशाली है। चेन रूई को जोला की चेतावनी भरी नजरें महसूस हुईं। उसका मन कर रहा था कि माइक्रोफोन उठाकर डिलेमा 1 गा दूं। शायद मुझे इसे छोड़ देना चाहिए और दोनों महिला लुटेरों को स्कर्ट की वजह से हुए खूनी मामले में उलझा देना चाहिए। कुछ सोचकर उसने सुश्री एमरल्ड ड्रैगन को मनाने का निश्चय किया। मैडम क्रोबेलिस, आपकी सहनशीलता के लिए धन्यवाद। मैडम का दिल और दिमाग लगभग 2 चांदों की चमक जितना ही महान है। लेकिन मुझे याद है कि जब मैंने मैडम को देखा था तब आपने एक लंबी चांदी की स्कर्ट पहनी हुई थी। वह चमकदार और सुंदर थी। आपको अचानक इस तरह की ड्रेस कैसे पसंद आ गई? क्यों ना मैं मैडम को वह ड्रेस ही दे दूं? क्रोबेलिस ने चेन रूई की उंगलियों का पीछा किया। वह एक चांदी का चोगा निकला जिसमें खास क्रिस्टल जड़े थे। इसकी कीमत इस पोशाक से 10 गुना ज्यादा थी। उसने तुरंत चमकती आंखों से सिर हिलाया। ठीक है, चूंकि आप इतने दयालु हैं इसलिए मना करना मेरे लिए अशिष्टता होगी। मुझे भी यही चाहिए। भी चाहता हूँ। अतृप्त इच्छाओं वाले ड्रैगन, क्या आप कम लालची नहीं हो सकते? चेन रूई बिल्कुल अवाक रह गई। क्रोबेलिस ने जोला पर रौब जमाते हुए अपनी बाहें उठाईं, लेकिन उसने उस फिजूल खर्च को जो पैसे देने को तैयार था समझाया। साइमन, लगता है तुम भी एक ज़हीन इंसान हो, लेकिन मैं वो सफ़ेद स्कर्ट किसी दोस्त के अंतिम संस्कार में पहनूंगी या 2 दोस्तों के साथ। मेरे सिर्फ 2 दोस्त हैं। ये कहते हुए क्रोबेलिस की निगाहें उदास लग रही थीं। चेन रूई देख सकता था कि वह सचमुच बहुत दुखी थी।
जब उसने गौर से देखा तो उसका चेहरा सामान्य से ज्यादा मुरझाया हुआ था। ये सुनकर कि पन्ना ड्रैगन ने चार्ल्स को एकमात्र मित्र की श्रेणी में रखा है, चेन रूई को बहुत दुख हुआ। उसने ज़ोला को क्रोबेलिस के खिलाफ भड़काने के अपने शुरुआती विचारों को एक तरफ रख दिया। अंतरात्मा की बात करें तो ड्रैगन की कुछ सामान्य समस्याओं के अलावा क्रोबेलिस उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन दुर्भाग्य से वह उसे अभी सच नहीं बता सकता था। भविष्य में क्रोबेलिस को इसाबेला से फिर मिलने का मौका मिलना चाहिए। जहां तक पगलियों की बात है, उसे ड्रैगन के अपनी मुहर खोलने और अपनी ताकत वापस पाने तक इंतजार करना होगा। हो सके तो वह पन्ना ड्रैगन को जिंदा छोड़ने की कोशिश करेगा। चेन रूई के बार बार इशारे पर ज़ोला ने आखिरकार जिद छोड़ दी। उसने क्रोबेलिस को विजयी भाव से 2 कपड़े ले जाते हुए देखा। दुकान से बाहर निकलते हुए ज़ोला ने नाराजगी से कहा, वह तो बस एक प्रारंभिक दानव अधिपति पन्ना ड्रैगन है। मैं उसे हाथ उठाकर मार सकता हूँ। चूंकि तुम उसे इस तरह खुश करते हो, तो क्या तुम उस आकर्षक और घमंडी औरत का लालच कर रहे हो? मेरी सुंदरता और गुण उस दिखावटी औरत से 100 गुना बेहतर हैं। अंधे आदमी, क्या तुम यह नहीं देख सकते? यदि चेन रूई अब ज़ोला का पीछा करता तो सुश्री फेरी ड्रैगन निश्चित रूप से अपना सिर हिलाकर उसे अस्वीकार करने के लिए कई कारण गिनाती, लेकिन एक बार जब उसने अन्य महिलाओं में संभावित पक्ष या रुचि दिखाई तो सुश्री फेरी ड्रैगन को तीव्र आक्रोश महसूस हुआ। चेन रूई को ज़ोला से क्रोबेलिस का असली रूप एक नज़र में देखने की उम्मीद नहीं थी। उसने जल्दी से सिर हिलाया, मैंने सुना है कि यह महिला राजधानी के एक महल में उच्च पदस्थ सलाहकार है। मैं बस बेवजह परेशानी नहीं खड़ी करना चाहता। और जैसा कि तुमने भी सुना है, ये स्कर्ट असल में अंतिम संस्कार के लिए है। चलो, हम बहुत देर से खरीदारी कर रहे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने पहले ही सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में जगह बुक कर ली है। चलो, लंच के लिए चलते हैं। भोजन का आनंद लेते हुए परी ड्रैगन चेन रूई की कहानियां सुन रही थी। वह अभी अभी हुई अपनी उदासी को तुरंत भूल गई। इसके बाद चेन रूई पूरी दोपहर उसके साथ रही। शाम के खाने का स्थान उत्तरी उपनगरों के पास मिरर लेक मैनर में था। शुरुआत में सबसे अच्छा माहौल दक्षिणी उपनगरों में स्थित लीज़र मून इन था, लेकिन परसों हुए बदलावों के बाद लीज़र मून इन पूरी तरह से तबाह हो गया। खासकर पहाड़ की चोटी पर स्थित 7वां आंगन भी ढह गया। मिरर लेक मैनर बाहरी इलाके में लिटिल मिरर लेक पर बना था। चेन रूई और ज़ोला जिस कमरे में थे वह लिटिल मिरर लेक के सामने सबसे अच्छी जगह थी। जाहिर है, कीमत ज़्यादा थी। हल्की रोशनी में ज़ोला ने खाने का आनंद लिया और झील के नज़ारे देखे। उसे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। कितने वर्षों से मैं इतना शांत और खुश नहीं रहा हूँ। इतना ही नहीं, एक ऐसा एहसास भी है जिसे रोमांटिक कहा जाना चाहिए। ये पहली बार है जब मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। और क्या आप इस आदमी के साथ भी ऐसा महसूस कर रहे हैं? उनके पास ज्ञान है, योग्यता है, बुद्धि है, अनुसंधान में रुचि है। सौम्य, चौकस, विचारशील और देखभाल करने वाला। ज़ोला ने एक एक करके इस आदमी की खूबियाँ गिनाई। उसे अचानक लगा जैसे हजारों सालों में उसे ऐसा आदमी मिला हो। कह सकते हैं कि इस आदमी के बारे में मेरी कुछ अच्छी भावनाएं हैं। वह मेरे लिए ज़्यादा उपयुक्त भी है। दुर्भाग्यवश यह अभी भी काम नहीं करता। ये बस कुछ अच्छा एहसास है। इसके अलावा मैं एक ड्रैगन हूँ। चाहे वह ताकत हो या जीवन काल, अंतर बहुत अधिक है। ज़ोला की नज़र शांत झील पर पड़ी। उसमें दोहरे चांद की खूबसूरत बैंगनी परछाइयाँ झलक रही थीं। उसे लगा जैसे उसका दिल थोड़ा नर्म हो गया है। चांद भी तो जोड़े में होते हैं। क्या इस लड़के के पास बाद में कोई सरप्राइज गिफ्ट है? वह दिन में मुझे खुश कर रहा था और अब हम इस माहौल में हैं। क्या ये हो सकता है? परी ड्रैगन को अचानक मादा ड्रैगन्स की कुछ भूली बिसरी कहानियां याद आ गईं, जैसे कि वीर राजकुमार ने दुष्ट मादा दानव राजा को हराकर खूबसूरत ड्रैगन राजकुमारी को कैद मीनार से बचाया था। फिर एक खूबसूरत रात में उसने कीमती रत्नों से जड़ी एक कीमती अंगूठी पकड़ी और उसे प्रपोज किया। याददाश्त से उभरी इस कहानी ने मिस फेरी ड्रैगन की धड़कनें किसी तरह तेज कर दीं। तभी उसने देखा कि उसके सामने बैठा आदमी मुस्कुरा रहा है। मिस ज़ोला, मैंने आपके लिए एक तोहफा तैयार किया है। फिर मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया उसे मान लें। बिल्कुल, क्या ये सच है? ये बहुत जल्दी है। हम एक दूसरे को कब से जानते हैं? नहीं, ज़ोला ने घबराहट में कहा, लेकिन अचानक उसने कहा, ठीक है, पहले उपहार देख लेते हैं। अगर उसमें रत्न जड़े होंगे तो मैं पहले उसे छीन लूँगा। उसके बाद मैं तुरंत उसका अनुरोध अस्वीकार कर दूंगा। क्या मैं सचमुच उसे अस्वीकार करना चाहती हूँ? हालांकि ड्रैगन की आयु लंबी होती है, लेकिन इतने सालों से मेरे पास कोई पुरुष नहीं है। ऐसे पुरुष से मिलना दुर्लभ है। शायद मैं सचमुच इसके बारे में सोच सकती हूँ, भले ही उसकी आयु छोटी हो। क्या ये कोई सहजीवी अनुबंध नहीं है? बिल्कुल नहीं, मुझे शोध के लिए और अधिक समय चाहिए। लेकिन फिर भी 2 लोगों के लिए एक साथ सफलता पाना आसान होता है। इसके अलावा यह आदमी सबसे अच्छा सहायक और प्रयोग विषय भी है।
चेन रूई को नहीं पता था कि सुश्री फेरी ड्रैगन एक भयंकर वैचारिक संघर्ष से गुजर रही थी, इसलिए उन्होंने आत्मविश्वास के साथ एक बॉक्स निकाला। इस बीच ज़ोला ने आखिरकार मन बना लिया, तोहफा स्वीकार कर लो, फिर चतुराई से मना कर दो। यही आखिरी फैसला है और मैं इसे कभी नहीं बदलूंगा। ये डिब्बा मेरी कल्पना से भी बड़ा है। क्या ये कोई बड़े आकार का रत्न जड़ित अंगूठी है? चूंकि वह इतना ईमानदार है, क्या मुझे इसके बारे में फिर से सोचने की ज़रूरत है? शायद उसे बहुत ज़्यादा निराश न करें। जब सुश्री परी ड्रैगन आदतन अनन्य की स्थिति में थी, तभी डिब्बा खुला। अंदर एक अजीब सा चौकोर आकार था। ज़ोला ने उसे एक नज़र में पहचान लिया। ये प्राचीन रूनों को रिकॉर्ड करने के लिए एक खास वस्तु थी। ये वही चीज़ क्यों नहीं है? सुश्री परी ड्रैगन की सोची समझी शब्दावली उस पल बेकार हो गई। उन्हें बहुत दुख हुआ। जैसे ही चेन रूई ने डिब्बा खोला, अंदर बदलते रूनों ने ज़ोला का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया। ये भी एक मुहर है। और तो और, ये पिछली बार जो तुम लाए थे उससे भी ज़्यादा अच्छी है। इसमें असल में 13 युआन की रून व्यवस्था है। नहीं, ये 14 युआन की व्यवस्था है। और ये इतने सारे अनजान वाक्य। ज़ोला ने चौंककर उसे झट से उठा लिया। ये निश्चित रूप से एक मूल्यवान दीर्घकालिक शोध वस्तु थी। ये गिरे हुए देवदूत की तलवार पर अंकित मोहर का रून था, जिसे चेन रूई ने एक खास तरीके से नकल किया था। ज़ोला के उत्साहपूर्ण चेहरे को देखकर उसे यकीन हो गया कि यह युवती आज काफ़ी खुश लग रही है। बाद में उसकी छुट्टी के अनुरोध को मंजूरी देना आसान होगा। ज़ोला ने उत्साह से उसे छेड़ा। अचानक उसकी भौहें तन गईं, बस इतना ही। चेन रूई अचंभित रह गया। बिल्कुल नहीं, ड्रैगन की तरह ज़्यादा लालची मत बनो। बस इतना ही काफ़ी नहीं है। मैंने बड़ी मेहनत से दुश्मन के अंदरूनी संगठन में घुसपैठ करके इसे हासिल किया है। क्या ये प्रेम प्रसंग का तोहफा है? थोड़ा अजीब है, ज़ोला ने सोचा। शायद वो मुझे कोई ऐसी चीज़ दे रहा है जो मुझे पसंद है। मेरे लिए तो ये वाकई एक दुर्लभ और अनमोल चीज़ है। ये तो बस नामुमकिन है। मिस फेरी ड्रैगन ने क्यूब रख दिया। झिझकते हुए उसने फिर पूछा, तुम और कुछ कहना चाहती हो? हाँ, मिस ज़ोला, दरअसल मैं। रुको, पहले मुझे तो करने दो। ओह। चेन रूई असमंजस से रेनबो वैली की मास्टर मैडम को शांत होते देख रही थी। उसने गहरी सांस ली, मानो वह किसी महत्वपूर्ण प्रयोग का सामना कर रही हो। ठीक है, आप बात करना शुरू कर सकते हैं। वास्तव में, 1 मिनट रुको, मुझे फिर से थोड़ी और तैयारी करनी है। सुश्री फेरी ड्रैगन ने पहले ही अपने मन में अस्वीकृति के कई शब्द तैयार कर लिए थे। ये कहना, दरअसल मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। मैं कुछ समय के लिए रेनबो वैली छोड़ना चाहता हूँ। इसमें 1-2 महीने या उससे ज़्यादा लग सकते हैं, इसलिए मैं मिस ज़ोला को बता देना चाहता हूँ ताकि आप मुझे हर जगह ढूंढने न जाएं। मिस ज़ोला। चेन रूई ने देखा कि ज़ोला के हाव भाव अचानक थोड़े अजीब हो गए। वह खुद को दोबारा पूछे बिना नहीं रह सका। ज़ोला की आवाज़ थोड़ी बदल गई। और नहीं। चेन रूई आश्चर्यचकित हुआ, अब और नहीं? तुम मेरे साथ एक दिन रहे और मुझे इसके लिए इतनी सारी चीज़ें दीं? हाँ, चेन रूई ने सिर हिलाया। वरना क्यों, मैंने इतना त्याग किया। ये काफ़ी मार्मिक होना चाहिए था, है ना? ओह, तो मिस मान गईं। हरामी, बेशर्म, रुमानी नहीं, अंधा, धूर्त, विश्वासघाती, झूठा। परी ड्रैगन ने एक एक करके उस आदमी की कमियां गिनाईं। शायद यही उसके गुनाह थे। उसके दिल में आक्रोश चरम पर पहुंच गया था। सुश्री ज़ोला आखिरकार एक महिला थीं। वह साफ तौर पर अस्वीकार करने या विरोध करने के लिए तैयार थीं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि दूसरे पक्ष का ऐसा कोई इरादा नहीं है, तो उन्हें बेवजह गुस्सा आ गया। ये कुछ एक आत्मविश्वासी और बेमिसाल सुंदरी जैसा था, जिसे पता चला कि एक बदकिस्मत बिगल ने उससे सिर्फ पैसे लूटे, सेक्स नहीं। विरोधाभास में एकता और एकता में विरोधाभास। ये औरतें हो सकती हैं। सर परवर को इस वक्त मिस पीयरलेस ब्यूटी के दिल में उठ रहे भयानक तूफान का अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने तो बस एक गुजारिश ही कर दी, तो फिर उस महिला ने मुझ पर जो निशान छोड़ा है, क्या उसे मिटाया जा सकता है? ओह, क्या मिस इससे सहमत हैं? क्या? घबराकर चेन रूई के दिल में अचानक एक अशुभ संकेत उभर आया। उसे पसीना आ गया। बस, अब सब खत्म। ये नज़र। मिस, बिना हार माने फिर पूछा गया। बज़ उत्तर। इससे पहले कि वह दुखी विकृत व्यक्ति प्रतिक्रिया कर पाता, उसने खूबसूरत चांदनी के नीचे आकाश को चमकते और भव्य चिंगारियां बनाते देखा। ये क्या है? इतने सारे फायदे लेने के बाद भी मुझे नहीं पहचान रहे। रुको, ये किसी और का रेस्टोरेंट है। ये रेनबो वैली नहीं है। चेन रूई को निश्चित रूप से इस अंत की उम्मीद नहीं थी। इसका कोई मतलब नहीं है। बेहोश होने से पहले ये निर्दोष श्री साइमन की आखिरी चेतना थी। एक लोकप्रिय चीनी गीत। एक औरत के सामने अगर आप निर्दोष भी हैं तो भी आप दोषी ही रहेंगे।